पढ़ना है क्या? एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र। साथियों पहले आप लोग समझने का प्रयास करना, पहले हम कृषि के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको पता है सामान्य बोलचाल की भाषा में या अक्सर कहा जाता है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, यानी भारत की आधे से अधिक आबादी किस पर डिपेंडेंट है? तो भारत की आधे से अधिक आबादी आप सभी को पता होगा किस पर डिपेंडेंट है? कृषि पर डिपेंडेंट है। तो आज हम लोग यहीं से इसके बात की शुरुआत करते हैं कि जो भारत देश है आपका, उसी के बारे में बात करते हैं। तो साथियों आपको पता होगा कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपका देश भारत कृषि यानी खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। क्या है? आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट है। और हम पूरे विश्व के पानी का 4.2% यूज करते हैं। और आबादी हमारे यहां कितनी है पूरे विश्व की? थोड़ी सी भूमिका लेकर चलते हैं साथियों। पूरे विश्व की आबादी कितनी है? 17.5 के आसपास या 16-17% के आसपास है। तो आपको पता होना चाहिए कि मात्र पूरे दुनिया का 2.4% हमको जमीन मिली हुई है, 4.2% पानी मिला हुआ है, और उसी के साथ हम पूरे दुनिया के 17.5% लोगों का भरण पोषण करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे देश की क्या कृषि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही जबरदस्त है, और इसीलिए हमारे और आपके सिलेबस में एग्रीकल्चर सेक्टर का समावेश किया गया है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे सेशन। थोड़ी सी बातें हुई आपसे जरूर। अब हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, आपका समय बहुत ही कम लेते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में यहां से जो बात करना है वह बात करना है कि कृषि का इंपॉर्टेंस कितना है, कृषि का महत्व क्या है। तो आइए देखते हैं, टॉपिक को कवर करते हैं साथियों। कृषि का महत्व, कृषि का महत्व, कृषि का महत्व हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखिए, कृषि के महत्व पर परिचर्चा करने से पहले आपको बता दूं कि 5-6 पॉइंट ऐसे हैं जो कृषि के बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, तो आप सबको पता है अगर हम कृषि के महत्व पर चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहला टॉपिक जीडीपी में योगदान। किसमें? जीडीपी में योगदान। एक क्या है सर? ए है, आपने जीडीपी पढ़ा होगा। देश के राष्ट्रीय आय में तो कृषि क्षेत्र का योगदान होता ही होता है। 2020-21 की बात करें तो देश की जीडीपी में लगभग 16.5% कृषि क्षेत्र का योगदान है, एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान है। देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 16.5%, 16.5% देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान है। अच्छा, दूसरा महत्व क्या है? आप लोग अपने मन में विचार कीजिए, एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे दूसरा महत्व है हमारे और आपके लिए फूड की व्यवस्था, यानी खाद्यान्न खाने की चीजें कृषि से आती है। तीसरी बात करें तो कृषि के क्षेत्र में लोगों को रोजगार भी मिलता है। यह आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है। एक चीज, अब उद्योगों के लिए कच्चा माल,
उद्योगों के लिए कच्चा माल उद्योगों के लिए कच्चा माल और जल्दी से अपने मन में विचार करिए, सोचिए कृषि का क्या महत्व है। कृषि से डायरेक्ट व्यापार भी किया जाता है भाई, डायरेक्ट व्यापार भी कृषि से किया जाता है। गरीबी दूर करना, गरीबी दूर करना। देखिए भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान है वेरी इंपॉर्टेंट। कितना है? लगभग 16.5% का। हमारे आपके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करता है कृषि से। धान, गेहूं, चावल, मक्का, सरसों, चना, आलू, बैगन, टमाटर, प्याज, सारी चीजें कृषि से आती है जो हम सब खाते हैं। तो कृषि का इंपॉर्टेंस है या नहीं है? बिल्कुल है सर। रोजगार की व्यवस्था कैसे करता है? कृषि क्षेत्र में काम करते लोग जुताई का काम करते हैं, रोपाई का काम करते हैं, कटाई का काम करते हैं, खरपतवार निकालने का काम करते हैं, फिर उसको मड़ाई का काम करते हैं। तो लोग ही तो काम करते हैं। उद्योगों के लिए कच्चा माल, अगर गन्ना पैदा ना हो तो क्या चीनी पैदा हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। टमाटर पैदा ना हो तो सॉस बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। मसाले नहीं बन सकते? बन सकते हैं। कॉफी नहीं बन सकती। व्यापार की बात करें तो कुछ कृषि अवशेष उत्पादों का डायरेक्ट व्यापार किया जाता है, जैसे चाय, कहवा, मसाला, डायरेक्ट व्यापार होता है। और गरीबी को दूर करने में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये रहा कृषि का महत्व क्या है देश की इकोनॉमी में या भारत के अर्थव्यवस्था में। कृषि का इंपॉर्टेंस क्या है, यह चीज हमने सीख ली। ठीक है, अब आइए हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि हमारे देश में कृषि का स्वरूप कैसा है। भारतीय कृषि का स्वरूप, भारतीय कृषि का स्वरूप इंपॉर्टेंट टॉपिक। भारतीय कृषि का स्वरूप देखिए साथियों कि भारत में कृषि का स्वरूप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, यह आपके एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली बात, निम्न उत्पादकता। निम्न उत्पादकता यानी प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है। देश में जमीन की तुलना में हमारे यहां उत्पादन कृषि क्षेत्र में कम होता है। होता बहुत ज्यादा है लेकिन और ज्यादा हो सकता है। और देश ऐसे हैं जो इतनी ही जमीन का उत्पादन करके, इतनी ही जमीन पर उत्पादन करके ज्यादा प्रोडक्ट निकालते हैं, उत्पाद करते हैं। तो भारतीय कृषि का स्वरूप है निम्न उत्पादकता। अच्छा, निम्न उत्पादकता क्यों है? क्योंकि यहां मशीनीकरण का अभाव है। क्या है? मशीनीकरण का अभाव है। क्या है?
मशीनीकरण का अभाव है। मशीनों का प्रयोग उचित तरीके से जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहां छोटे छोटे खेत हैं, लघु जोते हैं। लघु का मतलब छोटे, जोत का मतलब खेत। लघु जोते हैं, लघु जोत का मतलब छोटे छोटे खेत। आप ये बताओ, छोटा सा खेत है, उसमें बहुत बड़ी सी मशीन कृषि की कैसे चल सकती है? अब सिर्फ कृषि की बहुत बड़ी बड़ी मशीनें क्या होती है, आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। मशीनीकरण का अभाव है भारत में, तकनीकी का अभाव है, उन्नत किस्म के बीजों का आज भी अभाव है। उन्नत किस्म के बीजों का अभाव है। उन्नत किस्म के बीजों का अभाव है। बहुत अच्छे और उच्च क्वालिटी के बीज नहीं मिल पा रहे हैं। भारत में निर्वाह खेती का ज्यादा प्रचलन है। किसका? निर्वाह खेती का ज्यादा प्रचलन है। निर्वाह खेती का मतलब अपने जीविकोपार्जन के लिए उत्पादन करते हैं। यहां पे लोग, यहां पर वाणिज्यिक फसलें उगाई जाती हैं, कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाए जाते हैं, लेकिन कम मात्रा में। जितने मात्रा में होना चाहिए उतने मात्रा में नहीं उगाए जाते। पहले यहां के लोगों की प्राथमिकता होती है धान उगाना, गेहूं उगाना और दाल उगाना, ताकि हमारी आजीविका चल सके। इसी को बोलते हैं निर्वाह खेती। अगर छठवें पॉइंट की बात करें भारतीय कृषि स्वरूप का, तो सिंचाई का अभाव है। आज भी हमारे यहाँ बहुत ऐसी जमीन है जो मानसून पर डिपेंड करती हैं, यानी सिंचाई का अभाव है। किसका अभाव है? सिंचाई का अभाव है। मशीनीकरण यानी यंत्रीकरण का अभाव है। उन्नत किस्म के बीजों का अभाव है। छोटी छोटी खेतें हैं, उन सब पर अभी विकास करना बाकी है। अभी उन सब पर विकास करना है। सरकार तरह तरह के प्लान ला रही है, काम भी कर रही है, हम लोग देखने का प्रयास भी करेंगे। अच्छा, ये तो रहा भारतीय कृषि का महत्व। ये क्या रहा? भारतीय कृषि का महत्व। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर इनपुट्स। कृषि आगत क्या होता है? देखिए, ये भाई भारतीय कृषि का स्वरूप है और समस्या भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम समस्या भी कह सकते हैं। ये हमारी समस्याएं हैं, इनको हमको दूर करना है। आपको सोचना है, सरकार को सोचना है, वैज्ञानिकों को सोचना है भारत के, और इसको हमको दूर करना है। तभी जाकर हमारी कृषि का विकास होगा। और आज भी भारत की आधे से अधिक आबादी अगर कृषि क्षेत्र में संलग्न है, तो देश के जीडीपी में आधे से अधिक का योगदान होना चाहिए, और होगा भी। अगर उचित प्रबंधन हो और इन सब चीजों पर काम किया जाए, तो देश की जीडीपी में और ग्रोथ होने की संभावना है। हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स का, फसलों का उत्पादन करके विदेश में निर्यात कर सकते हैं। समझ रहे होंगे शायद मेरी बात आप। ओके, देखिए, अब हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर इनपुट्स की। कृषि आगत बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कृषि आगत,
यानी एग्रीकल्चर इनपुट्स। इसको कृषि इंद्रधनुष के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये 7 ही ऐसे होते हैं। कृषि रेनबो भी, एग्रीकल्चर रेनबो भी कहते हैं, कृषि इंद्रधनुष, देखिए होता क्या है साथियों। एग्रीकल्चर इनपुट्स या कृषि आगत का मतलब है कृषि में ऐसी चीजों का प्रयोग किया जाए जैसे उत्पादन को बढ़ावा जा सके। और ऐसे सिर्फ 7 चीजें होती हैं जिसके प्रयोग से भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का और अधिक विकास किया जा सकता है या भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान और अधिक बढ़ सकता है। ऐसे सिर्फ और सिर्फ 4 चीजें होती है, ओनली 4, सिर्फ और सिर्फ 7, माफ कीजिएगा 7, ओनली 7, इसलिए इसको कृषि इंद्रधनुष भी बोलते हैं। सबसे पहले अगर आपको कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना है तो उन्नत किस्म के बीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले अगर आपको कृषि क्षेत्र में विकास करना है तो उन्नत किस्म के बीजों की आवश्यकता पड़ेगी। उन्नत किस्म के बीज, क्या? उन्नत किस्म के बीज। आपने बीजों को डाल दिया खेतों में, अब किसकी जरूरत पड़ेगी? उपयुक्त सिंचाई व्यवस्था, यानी सिंचाई के बाद किसकी जरूरत पड़ेगी? उत्पादन को बढ़ाना है, उसी को कृषि इनपुट्स कहते हैं। आपके एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से किसे कृषि आगत में शामिल किया जाता है या किसे एग्रीकल्चर इनपुट्स में शामिल नहीं किया जाता। जल्दी से आपको बताना होगा, तो आप बताइए। अब हम इसमें डालेंगे उर्वरक, तभी तो होगा। किस फसल बो दिया, सिंचाई कर दिया, उर्वरक डाल दिया, अब डालेंगे कीटनाशक दवा। क्या डालेंगे? कीटनाशक दवा। तो आप ये बताओ, इन सब के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? मशीनीकरण की, मशीन की भी जरूरत पड़ेगी, उसको मशीनीकरण कहेंगे। और इन सब के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत पड़ेगी वो वित्त की पड़ेगी, फाइनेंस की पड़ेगी। वित्त की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और सातवां जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब कुछ हो गया, कृषि भी हो गई, सब कुछ हो गया, तो क्या किसान उसको अपने घर में रखेंगे? बिल्कुल नहीं। विपणन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, व्यापार की व्यवस्था, विपणन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं एग्रीकल्चर इनपुट्स। यह 7 चीजें ऐसी हैं जिसके माध्यम से हम अपने देश में या किसी भी देश में कृषि क्षेत्र का व्यापक विकास कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र का व्यापक विकास कर सकते हैं। इन सब चीजों के माध्यम से क्या? सबसे पहले एक भाई देखिए, एक बीज ही
आधार ही सब कुछ होता है। अगर बीज कमजोर है, आधार कमजोर है, अच्छा नहीं है, तो उससे निकलने वाला पौधा भी अच्छा नहीं होगा। उससे जो पौधा निकलेगा उसका उत्पादन अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्नत किस्म के बीज होने चाहिए, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उर्वरक की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, खाद भी तो अच्छी चाहिए, फिर कीटनाशक चाहिए जो आपके खरपतवार होते हैं, जो रोग लगते हैं पौधों में, आपके फसलों में, फिर इन सब के लिए मशीन, फिर वित्त की व्यवस्था और फिर विपणन। सब कुछ अच्छा रहा तो उसके बाद आखिरी में जो सबसे अच्छा होना चाहिए वह होना चाहिए विपणन, व्यापार अच्छा होना चाहिए। पता चला आप लोग आए दिन पेपर में देखते हैं कि पता नहीं कितनी प्याज रोड पर सड़ जा रही है, मंडी में चावल सड़ जा रहे हैं, गेहूं सड़ जा रहे हैं, आलू रोडों पर बिखरा दी जाती है, फेंक दी जाती है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो दोस्त, विपणन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ मेगा फूड पार्क होने चाहिए जो कृषि अवशेषों को लंबे समय तक संरक्षित रख सकें और अलग अलग उत्पाद में बदल सकें। मेगा फूड पार्क की भी बात की जाएगी, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आइए हम एक एक को देखते हैं और देखते हैं सरकार ने इस पर क्या कदम उठाए हैं और वही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यहां से आपके एग्जाम में 3 टॉपिक से बहुत ही जोरदार क्वेश्चन बनेगा। पहला, उन्नत किस्म के बीज, दूसरा वित्त की व्यवस्था और तीसरा विपणन की व्यवस्था। यह इसमें 3 टॉपिक है जो इसके अधूरी होते हैं। सिंचाई पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, मशीनीकरण पर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मशीनीकरण पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो आइए हम देखते हैं और सबसे पहले लेने का प्रयास करते हैं फर्स्ट वाला टॉपिक। एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। उन्नत किस्म के बीज, बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों एग्रीकल्चर का। उन्नत किस्म के बीज, चलिए ये क्या होते हैं भाई? देखिए, उन्नत किस्म के बीज के बारे में सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो पता होने वाला है। 1966-67 में भारत में हरित क्रांति का उद्भव हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। हरित क्रांति का उद्भव हुआ। यहीं पर हरित क्रांति के माध्यम से उन्नत किस्म के बीजों की खोज की गई। जर्मनी के भी कुछ बीज भारत के बीज से संकर कराए गए और गेहूं के लिए खासकर यहां पर बात हुई थी। उन्नत किस्म के बीज, देखिए ऐसा माना जाता है कि अगर उन्नत किस्म के बीज होंगे तो 10 से 20% उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है या 10 से 20% उत्पादन बढ़ सकता है। आगे देखते हैं। भारत में हरित क्रांति जनक की बात करें तो यहां पे 2 जनक मिलेंगे आपको। एक मिलेंगे MS विश्वनाथन, NS माफ कीजिएगा, NS विश्वनाथन। यह भारतीय जनक। पूछेगा हरित क्रांति के जनक कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। अगर भारत में पूछे तो भारत में NS
विश्वनाथन है। आपको ये पता होना चाहिए, यही से आपके एग्जाम में बस इतना ही क्वेश्चन आएगा कि उन्नत किस्म के बीज में भारत में 1966-67 में हरित क्रांति का उद्भव हुआ। हरित क्रांति का मतलब क्या है? खाद्यान्न उत्पादन से है। लो ये भी बता दे रहा हूं, हालांकि भी आगे बताऊंगा। खाद्यान्न उत्पादन से है और भारत में इसकी शुरुआत एनएस विश्वनाथन ने की थी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नॉर्मन ई बोरलॉग ने हरित क्रांति के उद्भव की बात की और इसीलिए उनको हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जो सबसे बड़ी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से बनता है वह यहां से बनेगा। कृषि में वित्त की व्यवस्था। आपने बैंकिंग पढ़ लिया है, कुछ टर्म्स यहां पे यूज होंगे। कृषि में वित्त की व्यवस्था, देखिएगा कृषि में वित्त की व्यवस्था की बात की जाए तो कर्ता कौन है इसकी व्यवस्था? सरकार करती है। किसके माध्यम से करेगी? बैंक के माध्यम से। किसके माध्यम से? सरकार व्यवस्था करेगी बैंक के माध्यम से। देखिए किसानों के लिए या प्राथमिक क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए वित्त की व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 से हुई, जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। किसकी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। आज आपको पता होना चाहिए कि कृषि क्षेत्र में जितने भी कार्य होते हैं वित्त की व्यवस्था से संबंधित कौन करता है? नाबार्ड करता है। मैंने जब नाबार्ड आपको पढ़ाया था तब बताया था। कौन करता है? नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। शिवरामन समिति, आपको पता होना चाहिए, शिवरामन समिति के सिफारिश पर, शिवरामन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई। सारे क्षेत्रों में जितने भी ऋण का आवंटन किया जाता है वह नाबार्ड के माध्यम से ही कराया जाता है। अपितु नाबार्ड वाणिज्यिक बैंक नहीं है, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है जो सरकार और बैंकों के बीच काम करने वाली संस्था है। उसके बाद 1990 में संपूर्ण भारत में किसानों का कर्जा माफ किया गया। पहली बार 1990 में, पहली बार। कब? 1990 में पहली बार संपूर्ण भारत में किसानों का कर्ज माफ किया गया था। संपूर्ण भारत में कर्ज माफी की गई थी। समझिएगा, यहां से आपके एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछ लेता है कि क्रम बताइए कब क्या हुआ। इसके बाद क्या हुआ? बहुत ही बड़ा काम यहां पे हुआ। 1998-99 में केसीसी योजना की शुरुआत की गई। कौन सी योजना की? किसान क्रेडिट कार्ड। केसीसी योजना की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से किसानों को ऋण देने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया। कब? 1998-99 में केसीसी योजना की शुरुआत की गई और इसके अंतर्गत किसानों को ऋण देने की व्यवस्था की गई। कोई भी किसान अपने वाणिज्यिक बैंक में जाकर के क्या कर सकता है? ऋण ले सकता है। यह आपको पता होना चाहिए। देखिए अब क्या हुआ कि किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर ही बात करें तो 2011 में जितने भी केसीसी शुरू हुए उनके लिए डेबिट कार्ड की भी व्यवस्था की गई, जिसको शॉर्टकट में आप लोग क्या बोलते हैं? एटीएम कार्ड बोलते हैं। डेबिट कार्ड की व्यवस्था का वितरण कब से शुरू किया गया?
2011 से केसीसी होल्डिंग अकाउंट पर। यह वित्त की व्यवस्था है किसानों के लिए। और अगर आप और गहराई से जानना चाहे साथियों, तो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना आपको पता होगा, जिसमें हर साल सीमांत किसानों को, यानी छोटे किसानों को, सीमांत किसान का मतलब हर साल सीमांत किसान को 6,000 रुपए मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। सीमांत किसान का मतलब क्या है, जानने का प्रयास करिएगा। आइए देखते हैं। सीमांत किसान का मतलब होता है ऐसे किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो। जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो, उसको सीमांत किसान के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस सारे टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया था कि कृषि में वित्त की व्यवस्था बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। करता कौन है? सरकार करता है। किसके माध्यम से करता है? बैंक के माध्यम से करता है। और जो केसीसी दिया जाता है, यह भी आपके एग्जाम में भी करंट है 2020-21 में, समझिएगा। जो किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था की गई है 2020-21 में, सबसे ज्यादा वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक कौन होते हैं? जो हमारे आपके लिए काम करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, तरह तरह के जो बैंक हैं। वाणिज्यिक बैंक से 79% ऋण किसानों को दिया है। यानी किसानों के ऋण में जितनी भी किसानों के ऋण की बांटी गई है किसानों के लिए, तो 2020-21 में 79% अकेले किसने दिया है? वाणिज्यिक बैंक ने दिया है। आरआरबी का मतलब होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये वाला, इसको आरआरबी बोलते हैं, रूरल रीजन बैंक। इसने कितना दिया है? 5%, मात्र 5%। कितना? 5%। जो कॉर्पोरेटिव बैंक होते हैं, सहकारी बैंक जो होते हैं, जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित कराए जाते हैं, उसने कितना दिया है? 15%। आदर की बात करें तो 1%। कहीं और से किसानों ने अगर ऋण लिया है प्राइवेट संस्थानों से तो 1%। ये आपको पता होना चाहिए। यह किसानों से संबंधित संपूर्ण वित्त की व्यवस्था आपके बोर्ड पर है। किसानों से संबंधित संपूर्ण वित्त की व्यवस्था साथियों आपके बोर्ड पर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विपणन से संबंधित। विपणन यानी व्यापार। किसानों ने पैदा कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब किसानों का विपणन, यह भारत में बहुत बड़ी समस्या है। विपणन की समस्या भारत में बहुत ज्यादा है। हमारा कोई भी किसान भाई, आपको पता होगा कि कृषि उपज बहुत ही जल्दी बेचता है और छोटे छोटे मंडी में ले जाकर या अपने गांव, देश के छोटे छोटे गांव के आसपास के छोटे छोटे साहूकारों को अपना धान, गेहूं, जौ, मक्का, अरहर, चना, मसूर जो भी है बेचता है, सस्ते में बेच देता है।
और उसको अपनी उपज का ठीक ठाक तरीके से भाव नहीं मिल पाता, लेकिन उसके पास मजबूरी है, पैसे की कमी है। नेक्स्ट फसल को उगाना है, बच्चों की फीस की व्यवस्था करनी है, कपड़ों की व्यवस्था करनी है, खर्चे चलाने हैं, तो क्या करे, मजबूरी है उसकी। तो साथियों, उसके लिए हमारा किसान भाई बेचता है। तो सरकार ने 2016 में, समझने का प्रयास करना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सरकार ने 2016 में ई-नैम के नाम से, ई-नैम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार, किसकी शुरुआत की? राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई-नैम की शुरुआत की। इसके माध्यम से कोई भी किसान, इसके माध्यम से कोई भी किसान देश के किसी भी हिस्से के कोई भी किसान देश के किसी भी हिस्से के मंडी में अपने उत्पाद को बेच सकता है। अपने उत्पाद को बेच सकता है। कीमत भी जान सकता है, कीमत भी चेक कर सकता है। अभी रुकिए, बता रहा हूं, कीमत भी जांच सकता है। कहने का मतलब यह है कि ई-नैम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार के अंतर्गत कोई भी किसान देश के किसी भी हिस्से में, कोई भी किसान देश के किसी भी हिस्से में जो मंडी स्थापित है वहां अपने उत्पाद को बेच सकता है, कीमत जान सकता है और अच्छी मुनाफा कमा सकता है। कोई भी किसान, कोई दिक्कत नहीं है इससे। यह ई-नैम की शुरुआत की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ई-नैम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ई-नैम की टैग लाइन है, कभी कभी आपके एग्जाम में टैग लाइन भी पूछ लेता है। ई-नैम की जो टैग लाइन है वह है उन्नत फसल उन्नत इनाम। उन्नत नहीं, उत्तम, उत्तम फसल टैग लाइन भी नोट कर लीजिएगा, और उत्तम इनाम, यह टैग लाइन है। और आपको मैंने बजट पढ़ा दिया है, तो आप सबको पता होगा कि बजट 2020-21 में, बजट 2020-21 में किसान रेल की बात की गई थी।
किसान रेल किसानों के जल्दी खराब होने वाले उत्पाद को, जैसे दूध, मांस, अंडा, टमाटर, हरी सब्जियां, फल, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसान रेल की शुरुआत की गई। और भारत की पहली किसान रेल 7 अगस्त 2020 को नासिक के देवलाली से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हाल ही में यूपी पीसीएस में भी आया था, नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलाई गई। नोट कर लीजिएगा, यह भी विपणन से ही संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, इसलिए आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है और इसीलिए मैंने विपणन में भी इसको बता दिया है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब हम थोड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक की ओर मूव करेंगे। भारत में बोई जाने वाली फसलें, भारत में बोई जाने वाली फसलें भारत में बोई जाने वाली फसलें, चलिए देखते हैं। तो साथियों, आप सबको पता होगा मेरे दोस्तों कि भारत में जो बांटा गया है भूगोलवेत्ताओं के द्वारा, अर्थशास्त्रियों के द्वारा, तो 3 तरह की फसलें बोई जाती है मुख्य रूप से। कितने तरह की? 3 तरह की। कौन कौन सी? खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ, रबी और जायद। यहां से कभी कभार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, खरीफ की फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है। बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर में कटाई होती है। जाहिर सी बात है, अगर ये जून जुलाई में बोया जाता है तो खरीफ की फसल को मानसूनी फसल भी कहेंगे, क्योंकि उसी समय भारत में मानसून आता है। कौन सा मानसून आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। सर्वाधिक वर्षा भी भारत में उसी से होती है, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो मानसूनी फसल, और इन फसलों को पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती होगी, तभी तो जून जुलाई में बोया जाता है। इसमें आता क्या है? धान, मक्का, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, तरह तरह की फसलें आती हैं, आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी भी। रबी की फसल, अगर साथियों रबी की फसल की बात की जाए तो इसको खरीफ की फसल के कटने के बाद, यानी अक्टूबर नवंबर में बो देते हैं
और मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। गर्मी आते आते मार्च अप्रैल में क्या हो जाती है, कटाई हो जाती है। इन फसलों को शीत की ज्यादा जरूरत पड़ती है, शुष्क और शीत मौसम की, वर्षा ना हो लेकिन शीत हो। इन फसलों के लिए पश्चिमी विक्षोभ, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, बहुत लाभदायक होता है। जो ठंडी के मौसम में बरसात होती है, पश्चिम से जम्मू कश्मीर साइड से हवाएं आती हैं, पंजाब वगैरह में बरसात होती है, दिल्ली में भी होती है, हिमाचल में होती है, उत्तराखंड होती है, यूपी में भी होती है। तो इन फसलों में मुख्य रूप से आपको पता होगा सबसे मुख्य फसल क्या है, गेहूं है, मटर है, चना है, दलहनी फसल है, तेलहनी फसल है, तेल वाली फसल है, सरसों वगैरह जो भी होता है, रागी है, तिल है, आपकी आलू भी इसी में आती है, लेकिन आलू को तो भाई आलू उसमें भी आती, इसमें भी आई, कोई दिक्कत नहीं। आलू को थोड़ा हम लोग अपवाद के रूप में रखते हैं। देखिए जो जायद की फसल है, इसको मौसमी फसल के नाम से भी जाना जाता है, मौसमी। इसको जायद की फसल को मौसमी फसल के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या है, तो जायद की फसल में मुख्य रूप से फल एवं सब्जियां आते हैं। क्या आते हैं, माफ कीजिएगा, जायद की फसल को बोते कब हैं, मार्च अप्रैल में, काटते कब हैं, जून जुलाई में। इसमें आता क्या है सर, तो इसमें सभी मौसमी फल एवं सब्जियां आते हैं, जैसे खीरा, आपका आम इसी में आता है, तरबूज आता है, मौसमी सब्जियां लिख दो, मौसमी सब्जी, मौसमी सब्जी, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो मैं टॉपिक आपका लूंगा वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए वो आपका क्या टॉपिक होने वाला है। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्यापारिक फसल क्या होती हैं। व्यापारिक फसल क्या, व्यापारिक फसल। देखिए साथियों, व्यापारिक फसल का मतलब होता है ऐसी फसल जिसको उगाने का उद्देश्य जीविकोपार्जन करना ना हो, बेचकर पैसे कमाना हो। यानी जिसको उगाने का उद्देश्य क्या हो, बेचना हो। किसके लिए बेचना हो, आय बढ़ाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए। तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि निम्न में से कौन सी फसल व्यापारिक फसल है या निम्न में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है। देखिए व्यापारिक फसलों की बात करें साथियों, कपास व्यापारिक फसल है, सब्जियां व्यापारिक फसल है,
फल व्यापारिक फसल है, सोयाबीन व्यापारिक फसल है, मूंगफली व्यापारिक फसल है, सूरजमुखी व्यापारिक फसल है। आप लोग भी अपने से सोच करके बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गन्ना व्यापारिक फसल है, चाय व्यापारिक फसल है, कहवा व्यापारिक फसल है, मसाला व्यापारिक फसल है, और जल्दी से बताइए। जूट व्यापारिक फसल है, सनई व्यापारिक फसल है। मतलब ऐसी फसल जिसका उद्देश्य धनार्जन करना हो, बेच करके पैसे कमाना हो, उन सभी फसलों को व्यापारिक फसल यानी कॉमर्शियल क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कौन सी फसलों को व्यापारिक फसल कहा जाता है या कौन सी फसलों को व्यापारिक फसल नहीं कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आइए हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, यानी अनुबंध कृषि क्या होती है। आपको पता होना चाहिए अनुबंध कृषि क्या होती है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछे यहां से, लेकिन अगर पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हर टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और यह भी जरूरी नहीं है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। अनुबंध कृषि का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप समझ गए होंगे। यहां पर क्या होता है, किसानों और व्यापारियों के बीच में समझौता होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुबंध होता है, एग्रीमेंट होता है कि किसके बीच, किसान और व्यापारी के बीच। व्यापारी कहेगा कि तुम गन्ने की खेती करो, मैं तुम्हारा गन्ना 3000 प्रति क्विंटल खरीदूंगा। गन्ने में अगर कोई रोग लगता है तो उसकी दवा भी मैं दूंगा। यानी संपूर्ण निर्बंधन हो जाता है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है। ऐसी कृषि को क्या बोलते हैं, अनुबंध कृषि। हाल ही में यह भी क्वेश्चन करंट का है। कोविड-19 के समय अनुबंध कृषि को कौन से राज्य ने लागू किया? उड़ीसा ने ऐसा किया। किसने किया है? उड़ीसा ने ऐसा किया। आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुबंध कृषि का क्या मतलब है? ठीक, चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं जैविक खेती। जैविक खेती, जैविक खेती क्या होती है साथियों? यहां से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा, संभावनाएं हैं। जैविक खेती का मतलब होता है जो पर्यावरण के अनुकूल हो, ऐसी खेती जो पर्यावरण के अनुकूल हो, यानी इसमें जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। जैविक खाद का मतलब
जो पशुओं का मलमूत्र होता है उससे तैयार की गई खाद होती है। इसमें रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता, पर्यावरण के अनुकूल होती है। और भारत का पहला जैविक राज्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, भारत का पहला जैविक राज्य आप सबको पता ही होना चाहिए, किसे घोषित किया गया 2016 में? किसे? सिक्किम को। भारत का पहला जैविक राज्य किसे घोषित किया गया है? सिक्किम को घोषित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत का पहला जैविक राज्य किसे घोषित किया गया? तो भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम को घोषित किया गया। ये बात रही जैविक खेती की। देखिए, अब हम लोग जो बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य से आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं साथियों। पहली बात तो समझना कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है। देखिए, आपको अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य जानना है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, इस मूल्य की घोषणा कौन करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है? भारत सरकार करता है। भारत सरकार करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों के उत्पाद को खरीदने के लिए तैयार रहता है। जैसे सरकार ने कहा कि मैं 2000 रुपए पर क्विंटल धान खरीदूंगा किसानों का, तो आप बताओ यहां किसान स्वतंत्र हैं, खुश हैं? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि 2000 रुपए क्विंटल हमारा सरकार हमारा धान खरीदेगा। तो मतलब उत्पादन बढ़ता है। इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य से उत्पादन में वृद्धि होती है। और इस मूल्य का निर्धारण भारत में कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घोषणा तो सरकार करती है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कहेंगे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या कीमत आयोग भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। अच्छा, इस कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई। यह हर साल 2 बार खरीफ के फसल के पहले, खरीफ के फसल के पहले और रबी के फसल के पहले इसकी घोषणा की जाती है।
कितने कृषि उत्पादों की जाती है? तो 24 कृषि उत्पादों की जाती है। कितने? 24 कृषि उत्पाद। याद रखिएगा, इसमें मुख्य रूप से नाम बता दे रहा हूं, मुख्य रूप से बता दे रहा हूं। धान, गेहूं, सरसों, मक्का, आलू, मूंगफली, धान, गेहूं, सरसों, मक्का, आलू, मूंगफली, रागी, किसका? रागी, जौ, बाजरा, तिल, केसर बीज, केसर बीज से तेल निकाला जाता है साथियों, केसर बीज, चना, उड़द, मूंग, देखिए ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है कहीं पूछ ले तो नॉर्मल नाम पूछे जाएंगे। यहां एक चीज मैंने इससे लिखा, क्योंकि गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी नहीं किया जाता। गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी नहीं किया जाता। गन्ने के लिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गन्ने के लिए जो गन्ना होता है, तो लिख लेना, गन्ना के लिए उचित एवं लाभप्रद कीमत जारी की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, गन्ना के लिए उचित एवं लाभप्रद कीमत, उचित एवं लाभप्रद कीमत जारी की जाती है। कौन करता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, गन्ने के लिए जो उचित एवं लाभप्रद कीमत जारी की जाती है वह आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा जारी किया जाता है। इसको नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ लेगा डायरेक्ट। उसमें गन्ना ऑप्शन में जरूर होगा कि निम्न में से किस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी नहीं किया जाता, तो गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी नहीं किया जाता, उसके लिए उचित एवं लाभप्रद कीमत जारी की जाती है। कौन जारी करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जारी करती है। और एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने उत्पादों पर जारी किया जाता है? 24 उत्पादों पर, साल भर में 2 बार जारी किया जाता है। याद रखिएगा, साल भर में 2 बार जारी किया जाता है। रबी की फसल के पहले और खरीफ की फसल के पहले। कौन जारी करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। उसकी स्थापना कब हुई? तो 1965 में हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग बात करने वाले मेगा फूड पार्क की। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क, देखिए मेगा फूड पार्क यह सरकार की एक स्कीम है, यह सरकार की एक योजना है। यहां क्या होता है
कि जो कृषि के उत्पाद हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनको प्रोसेसिंग करने के लिए, वहां पर तीन चीजें आपस में मिलती हैं। किसानों के उत्पाद प्लस व्यापारी प्लस कंपनी। यहां खाद्य प्रसंस्करण कराया जाता है, प्रोसेसिंग होती है, ताकि किसानों के माल को ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रख सके, संयमित रख सकें और देश में उपज बढ़ाया जा सके। पता चला किसान भाइयों ने बहुत ज्यादा उपज पैदा कर ली और आप लोग क्या करने, सड़ने लग जाए माल, तो इससे देश का विकास नहीं होता। एक मिनट साथियों, देखिए हुआ क्या कि मेगा फूड पार्क की शुरुआत सरकार ने कब की? 2008 से की। कब से की? 2008 से की। वर्तमान में कितने मेगा फूड पार्क हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं? तो वर्तमान में 18 कार्यरत हैं। कितने? 18 कार्यरत। ये इंपॉर्टेंट है। अनुमोदन कितनों का हो चुका है कि कितने बनने हैं? तो सरकार ने 42 मेगा फूड पार्क का अनुमोदन किया है कि 42 मेगा फूड पार्क अभी बनने हैं। उस 42 में से काम कितने कर रहे हैं? 18 काम कर रहे हैं। और भारत का पहला मेगा फूड पार्क, ये इंपॉर्टेंट है आपका, पहला मेगा फूड पार्क कहां है पता है? कौन सा है पता है? भारत का पहला मेगा फूड पार्क श्रीनी मेगा फूड पार्क, श्रीनी मेगा फूड पार्क चित्तूर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में भारत का पहला मेगा फूड पार्क। एक चीज कभी पूछ ले, मध्य भारत का पहला मेगा फूड पार्क, इसकी स्थापना 2009 में की गई। कब की गई? 2009 में। 2008 में तो शुरुआत ही हुई थी, बात ही बननी है। मध्य भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहां का? मध्य भारत का पहला मेगा फूड पार्क अवंती मेगा फूड पार्क है। नोट कर लीजिएगा, अवंती मेगा फूड पार्क है। ये अवंती मेगा फूड पार्क कहां पर है भाई? तो ये अवंती मेगा फूड पार्क देवास कहां है? एमपी में है, मध्य प्रदेश का जिला है देवास। माफ कीजिएगा, देवास में नहीं है। अवंती मेगा फूड पार्क विदिशा में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश के विदिशा में। देवास तो मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में है ना। मध्य प्रदेश के विदिशा में है। मध्य भारत का पहला मेगा फूड पार्क अवंती मेगा फूड पार्क है,
जो कहाँ है, विदिशा में है। भारत का पहला मेगा फूड पार्क क्या है, श्रीनी मेगा फूड पार्क कहाँ है, चित्तौड़ आंध्र प्रदेश। 2009 में इसकी स्थापना की गई और भारत में मेगा फूड पार्क की शुरुआत 2008 से की गई। वर्तमान में 18 कार्यरत हैं और 42 अनुमोदित हैं। उस 42 में से 18 कार्य कर रहे हैं। कितने, 18, 24 अभी कार्यरत नहीं, बन रहे हैं, प्रोसेस में। चलिए अब हम बात करेंगे कृषि प्रौद्योगिकी की, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, कृषि टेक्नोलॉजी की। देखिए कृषि टेक्नोलॉजी में कुछ चीजें हैं जो यहां हमको आपको समझना है। जैसे आठ मैंने लिख दिए हैं, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हाइड्रो देखिए यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने तय हैं। जैसे हाइड्रोपोनिक्स पूछेगा कि हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है। हाइड्रोपोनिक्स एक टेक्नोलॉजिकल शब्द है। तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब हाइड्रा, जल में पौधे उगाना, जल में पौधे उगाना, जल में पौधे उगाना मतलब उसके लिए हाइड्रोपोनिक्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर सेकंड है एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स का मतलब होता है हवा में पौधे उगाना। हवा में पौधे उगाना, एयर है ना भाई, तो एरोपोनिक्स हवा में पौधे उगाना। फिर कहेगा पीसी कल्चर। पीसी कल्चर का संबंध किससे है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन। पीसी कल्चर का मतलब मत्स्य उत्पादन, नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, मत्स्य उत्पादन से है। फिर कहेगा फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है, फ्लोर मतलब फ्लावर से, फूलों का उत्पादन, फूलों का उत्पादन। ठीक। अगर पूछे ओलेरी कल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, तो ओलेरी कल्चर का संबंध है सब्जियों का उत्पादन। क्या, सब्जियों का उत्पादन। अगर पूछे एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर का संबंध किससे हो जाएगा, मधुमक्खी पालन। अगर पूछे हॉर्टिकल्चर, क्या पूछे, हॉर्टिकल्चर, तो हो जाएगा बागवानी या फलों का उत्पादन। विटीकल्चर इंपॉर्टेंट,
विटीकल्चर, अंगूर की खेती। क्या? अंगूर की खेती। विटीकल्चर का मतलब क्या होता है? अंगूर की खेती। सेरीकल्चर, इसमें 10 पॉइंट होते हैं भाई, 9 10। सेरीकल्चर, ये कल्चर्स आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल इसको याद कर लेना, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ना कुछ समझाने वाली चीजें। ये कल्चर्स के नाम है। सेरीकल्चर्स का मतलब होता है रेशम उत्पादन, और रेशम का उत्पादन किस पर होता है? शहतूत के वृक्ष पर, पेड़ों पर। तो देख लो, मोरीकल्चर देख लो भाई, 10 नंबर मोरीकल्चर। मोरीकल्चर का संबंध होता है रेशम के लिए शहतूत उगाना, रेशम उत्पादन हेतु शहतूत उत्पादन। शहतूत वृक्ष होता है जिस पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। रेशम उत्पादन हेतु शहतूत उत्पादन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। अब हम लोग एग्रीकल्चर टॉपिक में सबसे आखिरी टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, क्रांति। क्या? कृषि क्रांति। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कृषि क्रांति, तो देखिए कृषि क्रांति में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कितने टॉपिक कवर करते हैं यहाँ पे? कम से कम 10 12 15 तो कवर करेंगे भाई, पहले से लिख लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखते हैं अभी तक, फिर देखते हैं क्या होता है। कृषि क्रांति में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हरित क्रांति। क्या पढ़ेंगे? हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन। उसके बाद या खाद्यान्न से है श्वेत क्रांति। डायरेक्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन, पीसी कल्चर भी बोलते हैं इसको, मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति। लाल क्रांति, तो लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर तथा मांस उत्पादन। टमाटर तथा मांस उत्पादन।
काली क्रांति नहीं, पीली क्रांति लिख लेते हैं। पीली क्रांति को पीत क्रांति भी कहते हैं साथियों। पीली क्रांति को पीत क्रांति भी कहते हैं। तिलहन यानी तेल वाली चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तिलहन उत्पादन, क्या होगा? तिलहन उत्पादन। कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति का मतलब क्या होता है? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादन। ठीक। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति का संबंध होता है फल उत्पादन या बागवानी। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? प्याज, झींगा या दवा उत्पादन, दवा उत्पादन। ठीक। बादामी क्रांति, बादामी क्रांति, बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन। क्या? मसाला उत्पादन। धूसर क्रांति, धूसर क्रांति, धूसर को बोलते हैं उर्वरक उत्पादन। क्या? उर्वरक या सीमेंट भी कहीं क्या लिख देते हैं। सेफ्रान क्रांति, सेफ्रान क्रांति का संबंध है केसर उत्पादन। क्या? केसर उत्पादन। हरित सोना क्रांति, बांस उत्पादन। हरित सोना क्रांति, बांस उत्पादन। दो और देख लेते हैं। 13, 14। सदाबहार क्रांति, जैविक खेती, इंद्रधनुषीय क्रांति। अभी रुक जाइए, एक लिख दीजिएगा सूर्योदय क्रांति, सूर्योदय क्रांति या सनराइज। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। और आखिरी में लिख दीजिए 15 नंबर पार्ट, सूर्योदय क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति।
इंद्र धनुषीय क्रांति, उपर्युक्त सभी क्षेत्रों का विकास, सभी क्षेत्रों का विकास, उपर्युक्त सभी क्षेत्रों का विकास। प्यारे दोस्तों और साथियों, ये आपके आज के एग्रीकल्चर टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो मैंने जानकारी दी है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पहुंचने की संभावनाएं निश्चित तौर पर हैं। तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपका सेशन आपको कैसा लगा। और आज के बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके बीच में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।